सुप्रभात मध्य प्रदेश, आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। जदयू के पूर्व अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद यादव का निधन हो गया। वे 75 साल के थे। शरद यादव की बेटी सुभाषिनी यादव ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। सुभाषिनी ने अपने ट्वीट में लिखा, पापा नहीं रहे। अपने अंतिम समय में वो बीमार चल रहे थे। गुरुग्राम के फोर्टिस अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। शरद यादव के निधन से पूरे राजनीतिक जगत में शोक की लहर दौड़ गई। शरद यादव जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रह चुके थे। उनका नाम देश के बड़े समाजवादी नेताओं में शुमार किया जाता था। उनके करीबियों के मुताबिक शरद यादव का राजनीतिक कद इतना ऊंचा था कि जब वे बोलते थे तो पूरा देश सुनता था। वो मंत्री रहे हों या विपक्ष के सांसद, उनके सामने कभी कोई ऐसा सवाल नहीं आया जिसका जवाब उन्हें न सूझा हो। उनका जवाब सुनकर प्रश्न पूछने वाले चुप रह जाया करते थे। शरद यादव का जन्म 1 जुलाई 1947 को मध्य प्रदेश के होशंगाबाद के बंदाई गांव में किसान परिवार में हुआ था। किसान के घर जन्मे शरद पढ़ने लिखने में काफी तेज थे। छात्र राजनीति से लेकर राष्ट्रीय राजनीति में पहचान बनाने वाले शरद यादव ने बिहार की राजनीति में बड़ा मकाम हासिल किया। शरद यादव ने मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और फिर बिहार में अपना राजनीतिक परचम लहराया। नीतीश कुमार से विवाद के बाद उन्होंने जदयू का साथ छोड़ दिया था। बिहार की मधेपुरा सीट से वो कई बार सांसद रहे। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के विचारों से प्रेरित थे और उन्हीं की प्रेरणा पाकर शरद यादव ने कई आंदोलनों में हिस्सा लिया। वे मीसा के तहत 1969, 70, 72 और 75 में जेल भी गए। सक्रिय राजनीति में शरद यादव ने साल 1974 में कदम रखा। तब वे पहली बार जबलपुर लोकसभा सीट से सांसद बने। कुल 7 बार यूपी, एमपी और बिहार से चुनकर लोकसभा पहुंचे। उनके राजनीतिक कद का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि कई सरकारों में वो केंद्रीय मंत्री रहे। शरद यादव ने अपनी खुद की पार्टी लोकतांत्रिक जनता दल शुरू की थी। मार्च 2020 में उन्होंने लालू यादव के साथ राजद में उसका विलय कर दिया अपने संगठन का। उन्होंने ये भी कहा था कि एकजुट विपक्ष की ओर ये पहला कदम। और शरद यादव के निधन पर राजनीतिक जगत में शोक की लहर है। उनके निधन पर पीएम मोदी ने भी दुख जताया। पीएम मोदी ने ट्वीट किया कि शरद यादव के निधन से बहुत दुख हुआ। अपने लंबे राजनीतिक जीवन में उन्होंने खुद को सांसद और मंत्री के रूप में प्रतिष्ठित किया। वे डॉक्टर लोहिया के आदर्शों से प्रभावित थे। मैं हमेशा हमारी बातचीत को संजो कर रखूंगा। उनके परिवार के प्रति संवेदनाएं। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी शरद यादव के निधन पर शोक जताया है। अपने शोक संदेश में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि वो सच्चे समाजवादी और लोहिया के अनुयायी थे। उनके विचार सदैव जीवंत रहेंगे। तो जदयू के पूर्व अध्यक्ष, पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद यादव का निधन हो गया। उनकी बेटी सुभाषिनी ने ट्वीट के जरिए इसकी जानकारी दी। फोर्टिस अस्पताल में उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली। मध्य प्रदेश से उनका गहरा लगाव, मातृभूमि उनकी मध्य प्रदेश रही। नर्मदापुरम, जो तब होशंगाबाद हुआ करता था, वहां उनका जन्म। और शैलेंद्र कौरव सहयोगी नर्मदापुरम से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, नर्मदा का लाल भी कहें तो गलत नहीं, मध्य प्रदेश का लाल भी कहे तो गलत नहीं, और आज वो हमारे बीच नहीं। गहरा जुड़ाव, होशंगाबाद में उनका जन्म, क्या कुछ अब तक जानकारी भी लग पाई? किस तरह के रिएक्शन आ रहे हैं शरद यादव को लेकर? शैलेंद्र।
जी ललित, यदि शरद यादव जी की बात की जाए तो निश्चित रूप से देश के समाजवादी नेताओं में प्रमुख नेता शरद यादव जी को माना जाता है। और जैसा कि आप कह रहे हैं, नर्मदापुरम और तब का होशंगाबाद जो है उसकी पहचान पूरे देश की राजनीति में राष्ट्रीय पटल पर लाने वाले शरद यादव जी का निधन हुआ है। और पूरे क्षेत्र में जो है वो शोक की लहर है उनके निधन के बाद। प्रधानमंत्री जी से लेकर के जो तमाम नेता हैं, स्थानीय स्तर के लोग हैं, वो सभी अपना जो शोक है वो व्यक्त कर चुके हैं। 1947 में शरद यादव जी का जन्म तब के होशंगाबाद और जो माखन नगर कहलाता है वहां के आंखमऊ में हुआ था। उनका जो पैतृक घर है, परिवार है, वो पूरा अभी वहीं निवास करता है। उनके बड़े भाई एसपीएस यादव जी जो है वो इस सदमे से उबर नहीं पा रहे हैं। उनसे चर्चा हुई है और चर्चा के मुताबिक जो है शरद यादव जी का पार्थिव शरीर यहां लाया जाएगा। और अभी तक जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार पैतृक गांव में ही उनका जो अंतिम संस्कार है वो किया जाएगा। ललित जी, और ये भी शैलेंद्र एक बात तय है कि उनके बारे में जब हम पढ़ते हैं तो ये साफ है कि चाहे वो विपक्ष में रहें, सत्ता में रहें, वो किसी पद पर रहें अथवा न रहें, पर उन्हें सुनना पूरी सियासत की मजबूरी है। और ये गुण, ये कौशल, ये कला अगर अटल बिहारी जी के बाद किसी में रही तो शरद यादव जी। जी निश्चित तौर पर जैसा कि नर्मदापुरम या होशंगाबाद की पृष्ठभूमि है, बहुत एक सामान्य सा जिला है और उस जिले के एक बहुत छोटे से गांव आंखमऊ में जन्म हुआ और यहां से जाकर जबलपुर में पढ़ाई करना, इंजीनियरिंग की पढ़ाई, और उसी दौरान समाजवादी विचारधारा से प्रभावित होकर के छात्र राजनीति की शुरुआत करना और 1974 में पहली बार सांसद चुना जाना। और उसके बाद 3 स्टेट जो हैं देश के, वहां से लगातार सांसद चुने गए, 7 बार सांसद रहे और ऐसी आवाज बने देश की कि उस समय से लेकर के आज तक के तमाम नेता, जैसा प्रधानमंत्री ने उनके निधन पर शोक जताते हुए अपने ट्वीट में कहा है, तो निश्चित तौर पर जब शरद यादव जी का यहाँ प्रवास होता था, नर्मदापुरम अपने गृह क्षेत्र में प्रवास होता था, तो जो लोग मिलने आते थे या जिस प्रकार की व्यवस्था होती थी, समाजवाद का एक गहरा प्रभाव यहाँ पर रहा है। हरिविष्णु कामत जी के दौर से लेकर के शरद यादव जी के दौर तक यदि हम नेताओं की पृष्ठभूमि देखें तो निश्चित तौर पर समझ में आता है। और वो आवाज जिसे लालू प्रसाद यादव जी सिंगापुर अस्पताल से अपनी शोक संवेदना व्यक्त कर रहे हैं, देश के तमाम नेता अपनी शोक संवेदना व्यक्त कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर इस प्रकार की जो आवाज है वो आज हमारे बीच नहीं रही है। बिल्कुल बिल्कुल। जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज के वो गोल्ड मेडलिस्ट भी रहे और सबसे पावरफुल नेता अगर गैर सरकारी कांग्रेसों में कोई रहा तो वो शरद यादव ही रहे। ये आज के दौर के लोगों की जानकारी में नहीं होगा। बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र आपका इस तमाम जानकारी के लिए। अगली खबर का रुख करेंगे। इंदौर में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का समापन हो गया है। सीएम शिवराज ने इसे प्रदेश में निवेश के नए युग की शुरुआत बताया। प्रदेश में लाखों करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव आए हैं। इस समिट से एमपी को क्या कुछ मिला, इससे किन सेक्टर्स को फायदा मिलेगा, निवेशकों के प्रस्ताव से सीएम शिवराज सिंह चौहान बहुत उत्साहित नजर आए। सीएम ने कहा कि मध्य प्रदेश में निवेश का नया दौर है। प्रदेश में अलग अलग क्षेत्रों में लाखों करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव आए हैं। अमृतकाल में एमपी में निवेश की बारिश हुई है। आंकड़े बता रहे हैं कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट उम्मीदों पर खरा उतरा है। इन्वेस्टर्स को एमपी भा गया है। उद्योगपतियों ने पूरे प्रदेश में निवेश के प्रस्ताव दिए हैं। हालांकि निवेश के सबसे ज्यादा प्रपोजल इंदौर के लिए आए। एमपी में निवेश के लिए ये प्रस्ताव बता रहे हैं कि अब प्रदेश पर निवेशकों ने भरोसा जताया है। मालवा निवाड़ में 6,95,258, रीवा शहडोल में 2,88,179, जबलपुर सागर में 2,41,898, भोपाल नर्मदापुरम में 1,65,059 और ग्वालियर चंबल में 1,52,147 करोड़ रुपए के ये निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हुए। इसका मतलब यह कि पूरे क्षेत्र, पूरे प्रदेश में अलग अलग क्षेत्रों में ये निवेश के प्रस्ताव हमको प्राप्त हुए हैं। टोटल 15,42,550, 15,42,550 करोड़। बहुत बहुत धन्यवाद।
श्योपुर में पशुपालकों और ग्रामीणों के लिए कांग्रेस के आंदोलन में शामिल होने पहुंचे कांग्रेस के विधायक बाबूलाल जंडेल ने फिर विवादित बयान दिया है। कांग्रेस विधायक जंडेल ने कहा कि भाइयों, अगर सरकार आई तो आप चिंता मत करना, जंगल में बकरियों को जलाने वालों को मैं जिंदा जला दूंगा। अगर मौन रही, बकरी और जमीन की फसल जो उजाड़ी गई, कई सरपंचों का भी संबोधन किया है कि मैं पिताई को ऊपर सरपंच का चुनाव जीतना बड़ी मुश्किल है। वो एक मुखिया गांव का होता है, मंत्री मैं सोच सकता हूँ कि राम निवास जी भी सरपंच का चुनाव आ जाए, मैं भी आ सकता हूँ, हम सांसद बन सकते हैं, मंत्री बन सकते हैं, पर सरपंच का चुनाव बहुत मुखिया का चुनाव होता है। सरपंच आज गुलाम है, इनको कोई पावर नहीं है। बकरी को जलाया गया है, आदिवासियों को जमीन को छीन के पुलिस प्रशासक ने उनको बहुत बुरा पीटा है। मैं कल मोबाइल देख रहा था, ज्ञापन कलेक्टर को देने आया तो मैं बड़ी दूरी चौथ का बरवाले पे था, माताजी के दर्शन करने गया था। अगर मैं वहां मौके पे होता तो पुलिस वालों का भी मेडिकल होता। और अब नरसिंहपुर से बड़ी खबर। नरसिंहपुर में स्कूली छात्रा के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। छात्रा के साथ छेड़खानी का यह मामला स्कूल प्रबंधन के खिलाफ लोगों ने प्रदर्शन किया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। नरसिंहपुर में स्कूली छात्रा के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया और इसके बाद लोगों का गुस्सा सड़कों पर नजर आया। स्कूल प्रबंधन के खिलाफ लोगों ने जमकर प्रदर्शन किया, नारेबाजी की। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, पड़ताल शुरू कर दी गई है। देखिए, ये स्कूल के लोग आए थे, परिजन आए थे, इनकी बच्ची के वहाँ किसी ने छेड़छाड़ की हुई है, उसकी रिपोर्ट थाने पर कर ली गई है। किंतु ये लोग अभी उस एमएलसी से संतुष्ट नहीं है। इनका कहना है कि नहीं, हमारी बच्ची के साथ दूसरी घटना हुई है, तो संबंधित महिला डीएसपी को दोबारा से उसकी बच्ची की एमएलसी करने के लिए बोला गया। और अब ग्वालियर से बड़ा अपडेट। चंबल अंचल में सर्दी का कहर बरकरार है। चंबल में रात का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस रहा। ये फौरी तौर पर कम है। सुबह के वक्त कोहरा और धुंध का असर दिख रहा है। दिल्ली पंजाब से आने वाली ट्रेन 10 घंटे की देरी से चल रही है। 15 जनवरी तक शीतलहर, यानी अभी 2 से 3 दिन तक किसी तरह की कोई राहत नहीं। और ग्वालियर से बड़ी खबर। नगर निगम, ग्वालियर नगर निगम का जंबो बजट तय। 2022-23 के लिए 2100 करोड़ रुपए का बजट तय किया गया है। एमआईसी ने बजट तय कर निगम परिषद को भेजा है। 9 लाख रुपए की बचत का ये नया बजट होगा। अमृत प्रोजेक्ट 2 के लिए 913 करोड़ प्रस्तावित है। जनकार्य, उद्यानिकी, ट्रैफिक के लिए 400 करोड़, वाटर सीवर के लिए 205 करोड़, चिड़ियाघर को बजट में 3 करोड़ रुपए मिलेंगे। महापौर की स्वेच्छानुदान राशि 3 करोड़ प्रस्तावित है। पार्षदों को भी स्वेच्छानुदान के तहत 1-1 लाख मिलेंगे। खबर सागर से। यहां गौरझामर थाने के एएसआई रामलाल अहिरवार का अपहरण कर मारपीट करने के मामले में पुलिस ने बीजेपी नेता के भाई आरोपी चंद्रहास को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने देर शाम से गिरफ्तार किया। सागर में गिरफ्तारी के बाद न्यायालय में पेश किया गया और फिर जेल भेजा गया। आरोपी के खिलाफ अपहरण, सरकारी काम में बाधा डालने, मारपीट की धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस ने टीम बनाकर आरोपी की तलाश शुरू कर दी थी। रात में गौरझामर में चेकिंग के दौरान एक आरोपी है बरकोटी का हल्लू चंद्रहास दांगी अपनी गाड़ी को सायरन बजाते हुए ले आया था, जिसको एएसआई द्वारा रोका गया, जिसमें उसने एएसआई को ही गाड़ी में लेके वो अपने साथ चल दिया और उनके साथ मारपीट की थी। उस प्रकरण में हम लोगों ने अपराध दर्ज किया था। उसी प्रकरण में आज विवेचना जारी रखते हुए आरोपी को सागर से गिरफ्तार किया गया है। उसे न्यायालय पेश कर जेल भेजा गया है। प्रकरण में ग्वालियर और मुरैना में एटीएम मशीन काटकर लाखों रुपए की चोरी के बाद भिंड पुलिस अलर्ट है। कोतवाली पुलिस ने एटीएम की सुरक्षा के लिए
आधी रात को अभियान चलाया। पुलिस ने एटीएम पर तैनात सुरक्षा गार्ड को टिप्स भी दिए। दरअसल ग्वालियर में 2 जगह और मुरैना में 1 जगह चोरों ने एटीएम को निशाना बनाया है। एटीएम को काटकर लाखों रुपए निकालकर ये चंपत हो गए। ऐसी घटना भिंड में ना हो, इसके लिए कोतवाली टीआई रविंद्र शर्मा ने आधी रात को एटीएम की सुरक्षा को लेकर अभियान चलाया। मैं कल मिलूंगा, उनको बताऊंगा रात में कंपलसरी में थाना प्रभारी के द्वारा भिंड शहर में जितने भी एटीएम वगैरह हैं उनकी चेकिंग की गई देर रात्रि तक, और ये भी रूटीन की है कि कहाँ पे गार्ड है और कहाँ पे नहीं है। इस संदर्भ में हम लोगों ने बैंक वालों को भी पत्र लिखा है, उनको नोटिस दिया है कि जहाँ अगर गार्ड नहीं है तो उसमें गार्ड देने की व्यवस्था भी की। छतरपुर में पुलिस विभाग के रिटायर्ड डीएसपी के होटल में नाबालिग लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार का सनसनीखेज मामला सामने आया। पुलिस ने घटना के बाद पीड़ित की शिकायत पर होटल के मैनेजर और उसके साथी समेत एक महिला और 3 आरोपियों पर गैंगरेप और पॉक्सो की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। आरोपी पुलिस गिरफ्त से बाहर हैं। एक लड़की के द्वारा आवेदन दिया है जिसमें उसने ये बताया कि 7 से 8 माह पूर्व उसके साथ एक लड़के ने दुष्कर्म किया था। उसके बाद फिर उसे एक होटल लेके जाया गया जहां पर फिर से उसके साथ दुष्कर्म किया गया, जहां पर एक लड़का था। इसमें 3 आरोपी हैं, इसमें 2 लड़के हैं, 1 लड़की है, और इसमें एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। और सीधी जिला अस्पताल में भारी लापरवाही का मामला सामने आया है। डिलीवरी के दौरान एक नवजात बच्चे का गला कट गया, उसकी मौत हो गई। आनन फानन में अस्पताल प्रबंधन ने लापरवाही पर पर्दा डालने की कोशिश की। दोपहर के वक्त नवजात बच्चे के शव और परिजनों को चिकित्सकों के प्रति आक्रोश, जब परिजनों का आक्रोश सामने आया तो ये पोल खुली। रो रोकर हालात को बयां कर रहे परिजनों ने जिला अस्पताल पर गंभीर आरोप लगाए हैं, लापरवाही के आरोप लगाए हैं, जांच की मांग की है और सिविल सर्जन कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। निकाले फिर उसकी गर्दन कटी थी, मृतक हो गया। डॉक्टर नजर रहा उसको लाइए, मैं उसको इसी तरह से करता हूँ, यदि उसको मंजूर है तब तो ठीक है। बच्चे को कब लाए थे आप? मतलब यहाँ कल शाम को वहाँ से रेफर किया, नॉर्मल डिलीवरी थी, 9 महीने पूरे बच्चा पूरा था, बच्चे गर्भ में रेफर था आपका मड़वास? रेफर था, यहाँ लाए खींच दिए। कब की दुश्मनी थी पता नहीं मुझे। फोटो खींच लीजिए, फोटो खींच लीजिए। सर क्या बोलेंगे? अभी एक बच्चे की मौत हुई है, उस पर क्या कहेंगे? उसके बारे में आप कुछ नहीं बता सकते, हमारे पास कोई आपकी। खबर मंडला से, यहां खाद नहीं मिलने से परेशान है किसान। सरकारी गोदामों में भरपूर मात्रा में यूरिया के बावजूद मारामारी की स्थिति है। जिले के खैरी स्थित गोदाम में किसान सुबह 6 बजे से लाइन में लग रहे हैं। परेशानी का आलम यह कि लाइन में लगने के बाद भी किसानों को 2-2 दिनों तक खाद नहीं मिल पा रहा। प्राइवेट डीलर के पास भी खाद नहीं है, लिहाजा किसान विपणन के गोदामों में पहुंच रहे हैं। मध्य प्रदेश में अभी और सताएगी सर्दी। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है, कई जिलों में शीतलहर चलने के संकेत दिए गए हैं। शीतलहर के साथ साथ पाला भी पड़ सकता है। शीतलहर के साथ साथ पाला भी पड़ सकता है। चंबल संभाग, छतरपुर, यहां पर घना कोहरा है। टीकमगढ़, निवाड़ी, घना कोहरा। चंबल संभाग के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। एमपी स्कूल शिक्षा विभाग ने निजी स्कूलों की तड़क भड़क से मुकाबला करने के लिए एक अनूठा प्रयोग किया है। इसके तहत सरकारी स्कूलों में मुख्यमंत्री अध्ययन केंद्र की स्थापना की गई है। विद्यार्थियों की कमियों को दूर कर उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम लाने में मदद मिलेगी। इसकी शुरुआत सीहोर जिले से की गई। 60 मुख्यमंत्री अध्ययन केंद्र शुरू किए गए हैं। इन केंद्रों से जिले के 98 स्कूलों के विद्यार्थियों को लाभ मिलेगा। और अब